एक लड़की एक लड़के के ऊपर बैठी हुई सिगरेट पी रही होती है। तभी लड़का धीरे धीरे होश में आने लगता है और उसे थोड़ा चक्कर सा महसूस होता है। उस पर बैठी हुई औरत उसे ध्यान से देखने लगती है, फिर झुककर हंसते हुए कहती है कि लगता है आखिरकार वो जाग गया है। सदमे में लाल बालों वाला लड़का सोचता है कि वो कहाँ है और किस तरह की हालत में फंस गया है। डर के मारे वो तुरंत बिस्तर से कूद जाता है। उसका मजाक उड़ाते हुए लड़की पूछती है कि क्या उसके ड्रग का असर इतनी जल्दी खत्म हो गया, और ये भी कहती है कि उसने सुना है जागे हुए लोग ज्यादा दिलचस्प होते हैं। इसी पर लड़के को समझ आने लगता है कि क्या हो रहा है। उसे जल्दी ही एहसास हो जाता है कि उसका पुनर्जन्म हो चुका है। उसे याद आता है कि 300 साल पहले वो गलती से माउंट किन कोंग पर फेरी वर्ल्ड में घुस गया था और उसी पल से उसकी कल्टीवेशन यात्रा शुरू हो गई थी। इन 300 सालों में उसने बिना थके मेहनत की, रोज अभ्यास किया, ज्ञान हासिल किया और एक स्वॉर्ड कल्टीवेटर बन गया। इसी समय उसे याद आता है कि जब वो अपने लक्ष्य के बेहद करीब पहुंचा था, हैरान होकर उसे एहसास होता है कि वो अनएक्सपेक्टेड तरीके से इटर्नल रियल्म हासिल करने में नाकाम रहा, और उसे लगता है कि उसने स्पेस टाइम का कॉरिडोर खोल दिया, जिसकी वजह से वो 17 साल की उम्र में वापस अर्थ पर लौट आया। हालांकि वो अपने सामने खड़ी औरत को बिल्कुल नहीं पहचानता और न ही समझ पाता है कि वो उससे क्या चाहती है। शरारती मुस्कान के साथ वो उसे डियर कहकर बुलाती है और कहती है कि शर्माने की जरूरत नहीं है और वापस बिस्तर पर आ जाए। थोड़ा शर्मिंदा महसूस करते हुए लड़का अपनी रोब पहनता है और उसे समझाता है कि शायद उनके बीच कोई गलतफहमी हो गई है। फिर ये कहते हुए कि वो जा रहा है, अचानक खड़ा हो जाता है। खींच भरे लहजे में लड़की उससे उसके फैसले पर सवाल करती है। अपना नाम ये चांगशी बताती है और ऐलान करती है कि वो उसे जाने नहीं देगी, ये जोड़ते हुए कि उसे देख पाना ही उसके लिए एक आशीर्वाद है। उसे पूरी तरह अनदेखा करते हुए लड़का बस पीठ फेर कर दरवाजे की तरफ बढ़ जाता है, लेकिन लड़की को उसका रवैया बिल्कुल पसंद नहीं आता। चालाकी से वो उस पर झपटती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। उसी पल उसे एहसास होता है कि वो कितनी ताकतवर है। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है और तभी उसके हाथों से किसी तरह की एनर्जी निकलने लगती है। उसी क्षण लड़की समझ जाती है कि वो असल में कौन है, और लाल बालों वाला लड़का नोटिस करता है कि इस शरीर में कोई एनर्जी नहीं है। एक पल में लड़की खुद से भी अजीब सी एनर्जी निकालती है जो लड़के को उछाल कर दूर फेंक देती है। साइड में देखते हुए उसकी नजर अपनी स्कूल यूनिफॉर्म पर पड़ती है और वो तय करता है कि उसे जल्दी से निकलना होगा। वो अपनी यूनिफॉर्म उठाता है और भागने लगता है। अभी भी सिगरेट पीते हुए लड़की बस इतना पूछती है कि क्या ये दिलचस्प नहीं है, और कहती है कि शायद वो अभी के लिए बच निकल जाए। मुस्कुराते हुए वो सोचती है कि क्या उसे लगता है कि वो उससे भाग सकता है, और कहती है कि चुनकिंग उसका ग्रेट व्हाइट हॉर्स है, इसलिए वो उसे जाने नहीं देगी। इस वक्त लाल बालों वाला लड़का पहले ही बाहर होता है और शहर को देख रहा होता है। अचानक वो पूरी तरह होश में आ जाता है, ये याद करते हुए कि 300 साल बीत चुके हैं और वो आखिरकार अर्थ पर लौट आया है। फिर वो अपने पिता, माँ और भाई के बारे में सोचता है, आखिरकार वो उन्हें फिर से देख पाएगा। तभी वो एक औरत की आवाज सुनता है जो कह रही होती है कि वो आदमी सच में बहुत प्रॉब्लमेटिक है, और पूछती है कि क्या ये सिर्फ एक बैग ही तो नहीं है। फिर सोचती है कि इसके लिए रोने की क्या जरूरत है। बाहें मुड़कर वो औरत लड़के से कहती है कि उसे रोना नहीं चाहिए और आज वो ये उनके लिए खरीद देगी। काफी प्यार जताते हुए उसका बॉयफ्रेंड उसे गले लगाता है, उसे डियर कहता है और बोलता है कि वो बहुत दयालु है। ये सब देखकर लड़का थोड़ी देर सोच में पड़ जाता है। तभी कोई उसे साइड होने के लिए कहता है ताकि रास्ता ब्लॉक न हो। चेहरा घुमाने पर लाल बालों वाला लड़का देखता है कि ये एक मस्कुलर औरत है जो 2 सीमेंट के बैग उठाए हुए है। अब औरतें किसी तरह के कंस्ट्रक्शन के काम में लगी हुई दिखती हैं। हैरानी में वो सोचता है कि आखिर हुआ क्या है, और कहता है कि यहाँ के लोग उस समय से बहुत अलग हैं जब वो यहाँ से गया था। कुछ समय बाद एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की लाइब्रेरी में प्रोटैगनिस्ट एक किताब पढ़ रहा होता है और बताता है कि प्राचीन समय में स्प्रिंग एंड ऑटम पीरियड के दौरान एक डिजास्टर हुआ था जिसने औरतों की शारीरिक हालत बदल दी, जिससे वो ज्यादा स्मार्ट और ज्यादा स्ट्रांग बन गई। इसी दौरान कोंगो नाम की एक औरत ने कन्फ्यूशियनिज्म बनाया, जो एक ऐसा डॉक्ट्रिन है जो मर्दों से ज्यादा औरतों का सम्मान करता है। इस बदलाव की वजह से इंपीरियल पावर शिफ्ट हो गई। एम्परर ने अपना सिंहासन खो दिया और क्राउन प्रिंसेस को सौंप दिया। फिर 21वीं सदी में मॉडर्न बदलावों का असर सामने आया और इस तरह औरतों को मर्दों से ऊपर रखने की सोच और मजबूत हो गई। भले ही औरतों के ऊपर होने की छवि पहले से मौजूद थी। मसलन जब कोई शादीशुदा मर्द तलाक लेने का फैसला करता है
तो तलाक मर्द को ही माना जाता है। इसके अलावा इस दुनिया में औरत का मर्द का पीछा करना बिल्कुल नॉर्मल है। किताब बंद करते हुए लाल बालों वाला लड़का कहता है कि ये सब बिल्कुल बेतुका है कि औरतें मर्दों से श्रेष्ठ हैं और ऊपर से औरतें ही मर्दों से शादी करना चाहती हैं। वो बस इतना मानता है कि दुनिया ऐसी ही है और उसे ये भी नहीं पता कि क्या उसका अपना घर भी इसी नियम का पालन करता है। उसी समय उसका पिता कुछ सफाई कर रहा होता है, तभी उसे दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई देती है। सामने प्रोटैगनिस्ट होता है जो अपने पिता को फिर से देखकर हैरान रह जाता है। बिना कुछ सोचे वो उनके पास जाता है और उन्हें गले लगा लेता है। उसके पिता, जिनका नाम ली यान तो है, कहते हैं कि उनके बेटे ने कहा था कि वो स्कूल जाएगा और बाद में घर लौटेगा। अचानक बूढ़ा आदमी अपने बेटे के बाल सूंघने लगता है और सदमे में महसूस करता है कि उसके बेटे से परफ्यूम की खुशबू आ रही है। वो तुरंत पूछता है कि क्या वो किसी औरत से मिला है। फिर कहता है कि उसने पहले ही अपने हैंडसम बेटे को चेतावनी दी थी कि बाहर जाना उसके लिए खतरनाक है, चाहे सिर्फ क्लासमेट ही क्यों न हो, उसे सतर्क रहना चाहिए। अखबार उठाते हुए वो 15 साल की एक लड़की की कहानी बताता है जो अपने क्लासमेट पर भरोसा करने की वजह से मुसीबत में फंस गई थी। फिर वो सवाल करता है कि ऐसा लड़का भविष्य में क्या करेगा। कुछ भी न समझते हुए प्रोटैगनिस्ट सोचने लगता है कि वो आखिर क्या कह रहा है। चिंता के साथ ली यान तो अपने बेटे से पूछता है कि क्या उसे पता है कि ये कितना डरावना है। वो ये भी बताता है कि उसकी बहन पूरा दिन गेम खेलती रहती है। थर्ड रेट यूनिवर्सिटी से होने की वजह से उसे नौकरी नहीं मिल रही और उसके पास कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है। बस लड़का ही बात बदलने की कोशिश करता है। लाल बालों वाला कहता है कि वो अपने पिता की बात समझता है और उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर वो टॉपिक बदलते हुए पूछता है कि उसकी माँ कहाँ है। आह भरते हुए आदमी कहता है कि उसकी माँ अभी भी दूसरों के साथ बिजनेस की बातें कर रही है और अब जब बिजनेस ठीक नहीं चल रहा तो हालात काफी मुश्किल हैं। इस सिचुएशन से बचना चाहते हुए लाल बालों वाला बस इतना कहता है कि खाने का समय हो गया है और वो अपनी बहन को बुला लेगा। बिना किसी डर के वो दरवाजा खोलता है। उसकी बहन जाग रही होती है और कंप्यूटर पर कुछ देख रही होती है। ये CH होती है जो स्ट्रीमर से कह रही होती है कि वो जल्दी से अपने कपड़े उतार दे। वो चैट में ढेर सारी एडल्ट बातें लिख रही होती है और उसके पास गीले टिश्यू का एक डिब्बा रखा होता है। इस भयानक नज़ारे को देखकर प्रोटैगनिस्ट बस शर्मिंदगी के साथ दरवाजा बंद कर देता है। पूरी तरह शर्मिंदा होकर वो सोचने लगता है कि आखिर चल क्या रहा है और क्या कहीं ये सब एक सपना तो नहीं है। अचानक वो बहुत जोर से चिल्लाने लगता है। उसकी चीख सुनकर लड़की घबरा जाती है और कुर्सी से उछलकर खड़ी हो जाती है। गुस्से में वो पूछने लगती है कि हुआ क्या है। उसी पल वो अपने कमरे से बाहर आती है, किसी तरह के कपड़े पहने हुए। रात को वो बाहें मोड़े खड़ी होती है। बहन साफ तौर पर बहुत परेशान होती है। जब वो उसे असहज देखती है तो वो टिप्पणी करता है कि अब खाने का समय हो गया है और पूछता है कि क्या वो कोई एडल्ट मूवी देख रही थी। मुस्कुराते हुए वो जवाब देती है कि अब वो सब काम का नहीं रहा, अब लाइव स्ट्रीम्स ज्यादा बेहतर होती हैं, और बताती है कि वो बस एक मस्कुलर लड़के को देख रही थी जो लोगों को एंटरटेन कर रहा था। हालांकि वो अपने भाई को चेतावनी भी देती है कि ये सब उसके जैसे लड़कों के लिए नहीं है। राहत महसूस करते हुए वो घर में घूमने लगती है और हल्की हल्की धुन गुनगुनाने लगती है। उसके जवाब से हैरान होकर प्रोटैगनिस्ट बस हंस देता है। दिन के अंत में उसकी बहन आती है और कहती है कि वो दोस्तों के साथ डिनर पर जा रही है और देर से लौटेगी। फिर वो अपने पिता से 1000 येन मांगती है। चिढ़कर बूढ़ा आदमी पूछता है कि इसका क्या मतलब है। उसकी बेटी तर्क देती है कि वो दोस्तों के साथ वक्त बिताने जा रही है। ये सुनकर पिता पूरी तरह गुस्से में आ जाता है और उसे डांटता है। वो समझाता है कि पढ़ाई शुरू करना ज्यादा बेहतर है और जैसा कि उसके भाई ने कहा, अगर वो कम से कम आधी भी उसके जैसी अच्छी होती तो उन्हें इतना परेशान नहीं होना पड़ता। पैसे हाथ में लेकर लड़की पूछती है कि उसे उसके जैसा क्यों बनना चाहिए और ताना मारती है कि वो हमेशा मैन का फायदा उठाता है। फिर वो चुप हो जाती है, ये कहते हुए कि शायद वो आगे चलकर किसी अमीर औरत से शादी भी कर ले। अलविदा कहते हुए वो बताती है कि वो जा रही है, जबकि उसका पिता उसे डांटता रहता है कि सारे पैसे मत उड़ा देना। हीरो बस अपने पिता से पूछता है कि क्या उसे ऐसे ही जाने देना ठीक है। सेब खाते हुए उसके पिता बताते हैं कि वो एक औरत है और वो उसे वैसे नहीं रोक सकते जैसे उसे रोकते हैं, क्योंकि औरतों को हमेशा काम करना और पैसे कमाने होते हैं। हालांकि वो ये भी कहते हैं कि उसकी बहन का रवैया अच्छा नहीं है। सदमे में लड़के को एहसास होता है कि ये दुनिया सच में उल्टी है। उसी वक्त उसकी माँ काम से घर लौटती है। उसे बहुत याद करते हुए वो दौड़कर अपनी माँ को गले लगा लेता है। हैरान होकर औरत पूछती है
कि क्या हुआ और ये भी पूछती है कि क्या उसके बेटे को पहले ही उसकी फ्रेंडशिप नहीं मिल गई। फिर वो उसके हाथ में कुछ पैसे थमा देती है। टूटे मन से प्रोटैगनिस्ट को याद आता है कि पहले वो इंटरनेट कैफे में खेलने के लिए अपनी माँ को बहला फुसलाकर 21 येन ले लिया करता था और अब वो पैसे ऐसे दे रही है जैसे कोई बात ही ना हो। पैसे लौटाते हुए वो अपनी माँ से कहता है कि उसे इसकी जरूरत नहीं है। हंसते हुए औरत कहती है कि वो रख सकता है। वो जोड़ती है कि उनका परिवार मुश्किल दौर से गुजर रहा है, लेकिन वो नहीं चाहती कि इसका असर उस पर पड़े, खासकर उसकी पढ़ाई पर, क्योंकि वो उसका सबसे बड़ा गर्व है। बात बदलते हुए वो अपनी बेटी चूषा के बारे में पूछती है। अभी भी चिढ़े हुए उसके पति बताते हैं कि माँ को उससे बात करनी चाहिए और बताते हैं कि लड़की अभी अभी बाहर गई है। पानी का गिलास उठाते हुए औरत कहती है कि उसकी बेटी वक्त बर्बाद कर रही है और उसे ऐसे नहीं पाला गया था, लेकिन वो जल्द ही समझ जाएगी। थोड़ा लाल होते हुए उसका पति भी मान जाता है और कहता है कि वो सही है। ये सब देखकर प्रोटैगनिस्ट और भी हैरान हो जाता है। वो सोचता है कि भले ही वो जानता है कि ये दुनिया उल्टी है, लेकिन अपने माता पिता को वैसा देखते हुए वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। उसी पल औरत अपने पति को गले लगाती है और कहती है कि वो सही है और मर्दों की जिंदगी आसान होती है। वो समझाती है कि औरतों के लिए जिंदगी कहीं ज्यादा मुश्किल है, इसलिए उसे तब तक करने देना चाहिए जब तक वो खुद समझ न जाए। ये सब देखकर प्रोटैगनिस्ट को बहुत बुरा लगता है। कमरे से निकलते हुए वो ऐलान करता है कि वो अपने बेडरूम में जा रहा है। अपने कमरे में दाखिल होते ही वो देखता है कि कमरा काफी फेमिनिन स्टाइल में सजा हुआ है। कमरे में चलते हुए वो सोचता है कि क्या वाकई ये इस दुनिया में उसका कमरा है। इस दुनिया में जहां महिलाओं के अधिकारों को सबसे ऊपर रखा जाता है, परिवार हमेशा बेटियां चाहते हैं। सालों से यही नॉर्म रहा है, जिसकी वजह से दुनिया भर में महिला और पुरुष आबादी के बीच बड़ा अंतर पैदा हो गया है। नतीजतन देश में करोड़ों औरतें सिंगल रह जाती हैं। जो औरतें एक अच्छे मर्द से शादी करना चाहती हैं, उनके पास अपना घर और अच्छी कार होनी चाहिए, और जो मर्द हैंडसम होते हैं उनके पीछे औरतें खुद पड़ती हैं। इसी वक्त प्रोटैगनिस्ट आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ अपनी मेज के पास जाता है और ऐलान करता है कि अपने लुक्स के साथ वो कई औरतों के लिए एक शानदार कैच है। फिर वो अपनी दराज खोलता है और सस्पेंस खत्म करता है। अंदर उसे कई सील किए हुए लव लेटर्स मिलते हैं। हैरान होकर वो सोचता है कि वो सच में स्कूल का हार्ट थ्रॉब है, प्रेप स्कूल का सबसे ज्यादा चाहा जाने वाला लड़का। बिस्तर पर लेटकर वो इसे एक श्राप मानता है और फैसला करता है कि उसे कल्टीवेशन करनी होगी और जितनी जल्दी हो सके इस दुनिया को छोड़ना होगा। मेडिटेशन करते हुए उसे एहसास होता है कि यहाँ की ऑरा बहुत रिच और स्ट्रांग है। अगर ऐसा है तो वो अपनी सारी ट्रेनिंग और वो स्किल्स भी वापस पा सकता है जो उसने अपने स्पेस-टाइम जर्नी के दौरान खो दी थी। वो ऐलान करता है कि उसे स्पेस-टाइम कॉरिडोर खोलना ही होगा ताकि वो अपनी असली दुनिया में लौट सके। बेताब होकर वो समझता है कि उसे इस रिवर्स वर्ल्ड से निकलना होगा और वो अब और इंतजार नहीं कर सकता। कुछ वक्त बीतता है और घर में रात हो जाती है। गोल्डन फ्रीडम जाओ की प्रैक्टिस के बाद उसकी पांचों इंद्रियां और तेज हो जाती हैं। आत्मविश्वास से भरा वो इस दुनिया से भागने की कोशिश करने का फैसला करता है। वो घर के चारों तरफ मौजूद एनर्जी पर फोकस करता है। उसे पता चलता है कि उसके पिता और माँ सो रहे हैं। फिर वो सोचता है कि उसकी बहन कहाँ है और क्या वो अभी तक लौटी नहीं है। हाथ चेहरे पर रखते हुए उसे याद आता है कि इस दुनिया में मर्दों और औरतों की भूमिकाएं उल्टी हैं, इसलिए किसी औरत का देर रात तक बाहर रहना हैरानी की बात नहीं है। फिर भी चिंता में वो अपनी बहन को कॉल करने का फैसला करता है। वो उससे पूछता है कि क्या हो रहा है। दूसरी तरफ से वो चीखते हुए कहती है कि उसकी बात सुने। फर्श पर घुटनों के बल बैठी दो औरतों द्वारा पकड़ी हुई वो बताती है कि वो मुसीबत में है। घबराया हुआ लड़का उससे पूछता है कि हुआ क्या। समझाते हुए वो कहती है कि उसके बिस्तर के नीचे एक काला बैग है जिसे उसे तुरंत लेकर आना होगा क्योंकि वो हाई स्ट्रीट के क्रिसेंट बार में है। होस्ट का फोन लेकर एक नीले बालों वाली औरत लड़के से कहती है कि अगर वो चाहता है कि उसकी बहन सुरक्षित रहे तो उसे बैग रूम 302 में लेकर आना होगा। नफरत भरी नजर के साथ प्रोटैगनिस्ट बस इतना कहता है कि वो ऐसा करेगा। कुछ समय बीतता है और सुबह हो जाती है। लाल बालों वाला लड़का खिड़की से घर छोड़ने के लिए तैयार होता है और ऐलान करता है कि वो ये सब होने नहीं देगा। बिल्डिंग के किनारे से फिसलते हुए वो कहता है कि कोई भी उसके परिवार से पंगा नहीं ले सकता। अतीत में सीखी हुई स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए वो एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर छलांग लगाता है और पल भर में क्रिसेंट बार के रूम 302 तक पहुंच जाता है। अंदर दाखिल होते ही वो अपनी बहन को उसके लिए चिल्लाते हुए देखता है। बिना किसी औपचारिकता के वो काला बैग सीधे मेज पर फेंक देता है और कहता है कि यही उनकी डिमांड थी, अब उसकी बहन को छोड़ दिया जाए। बाहें मोड़कर खड़ी बैंडिट लड़के से कहती है कि वो उसकी बात सुने और टिप्पणी करती है कि उसका चेहरा तस्वीरों से भी ज्यादा खूबसूरत है। पास आते हुए वो पूछती है
कि उसकी उम्र क्या है। वो झट से जवाब देता है कि ये उसका मामला नहीं है। उसके जवाब से चिढ़कर औरत साफ तौर पर नाराज हो जाती है। साइड में देखते हुए उसकी नजर काले बैग पर पड़ती है। पास जाकर वो उसे खोलती है और अंदर ढेर सारा पैसा देखती है। पूरी तरह सदमे में उसकी बहन पूछने लगती है कि बैग में पैसे कैसे हो सकते हैं। जो उसने सुना उस पर यकीन न करते हुए प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि क्या उसे सच में नहीं पता था कि बैग में पैसे हैं, और अंदाजा लगाता है कि ये कम से कम 1 मिलियन तो होंगे। घबराई हुई लड़की अपने भाई शू को पुकारती है और कहती है कि उसे सच में नहीं पता था कि बैग में पैसे हैं और शिया ने उससे बस थोड़ी देर के लिए इसे रखने को कहा था। बीच में टोकते हुए औरत उसे चुप रहने को कहती है और बोलती है कि उसे नहीं लगता कि उसमें उससे चोरी करने की हिम्मत है। फिर वो लिन पर आरोप लगाती है कि उसने उसकी जगह लेने की हिम्मत की और उसका पैसा तक चुरा लिया। पीछे मुड़कर वो लड़की से जाने को कहती है और चेतावनी देती है कि अपना मन बदलने से पहले चली जाए। नर्वस लड़की बस अपने भाई को गले लगाती है। जैसे ही वो जाने लगते हैं, नीले बालों वाली औरत उसे रुकने को कहती है। वो पूछती है कि किसने कहा कि उसका भाई भी जा सकता है। मीठी लेकिन ठंडी आवाज में लड़की सोचती है कि उसे पता था ये इतना आसान नहीं होगा। हंसते हुए नीले बालों वाली औरत कहती है कि उसका भाई हैंडसम और यंग है और वो उसके जाने से ठीक है, लेकिन उसे यहीं रहना होगा। चिढ़कर शिया कहती है कि वो उन्हें उसे छूने नहीं देगी। डरी हुई वो जीव से कहती है कि अपने भाई बहन को इन मामलों में मत घसीटो और जोर देकर कहती है कि उन्हें जाने दिया जाए। हंसते हुए औरत कहती है कि रहने वाली तो वही होनी चाहिए। शैतानी मुस्कान के साथ वो लड़की से कहती है कि वो आज़ाद है और जा सकती है, लेकिन उसे कड़ी मेहनत करनी होगी। बिना एक पल सोचे लड़की कहती है कि ठीक है, वो यही रहेगी। पीछे मुड़कर वो अपने भाई से कहती है कि वो पहले घर चला जाए और वो बाद में आ जाएगी। थोड़ी देर बाद वो कहती है कि किसी मर्द के लिए यहाँ रहना सुरक्षित नहीं है और वो खुद सब संभाल लेगी। लड़की का हाथ उसके रास्ते से हटाते हुए जियो अपनी बहन से पूछता है कि क्या उसे लगता है कि उसके पास कोई नैतिकता नहीं है। हाथ जेब में डाले आगे बढ़ते हुए वो शिया से पूछता है कि क्या वो चाहती है कि वो यहाँ रहे। दोनों एक दूसरे को पागलपन भरी मुस्कान के साथ घूरने लगते हैं। औरत उसे गाली देते हुए कहती है कि वो एक बदतमीज बच्चा है और पूछती है कि क्या वो मरना चाहता है। वो चेतावनी देती है कि वो उसे बिस्तर पर ले जाकर हर मुमकिन तरीके से टॉर्चर करेगी। बिना किसी और बातचीत के प्रोटैगनिस्ट सीधा उस औरत के चेहरे पर थप्पड़ मार देता है। पीछे उसकी बहन वेन सदमे में खड़ी होती है। बेहद गुस्से में जो उस पर घुसा मारने दौड़ता है, लेकिन वो पलटवार करता है और दोनों के बीच मुक्कों की अदला बदली होने लगती है। थोड़ी देर बाद दोनों पीछे हटते हैं और असली लड़ाई शुरू हो जाती है। मुस्कुराते हुए प्रोटैगनिस्ट कहता है कि ये दिलचस्प है, क्योंकि वो सोच रहा होता है कि इस दुनिया की औरतों के पास भयानक पावर है। हाथ में चोट लगने के बाद जो बाकी औरतों को उस पर हमला करने का आदेश देता है। आत्मविश्वास से भरी जिया कहती है कि अगर कर सकती हैं तो हमला करें। बहुत ऊंची छलांग लगाकर वो एक अटैक से बच जाता है, फिर किसी तरह की फिजिकल स्किल का इस्तेमाल करता है जो एक बवंडर जैसी होती है। कुछ ही सेकंड में सब जमीन पर पड़े होते हैं। वो कहता है कि अब सब खत्म हो गया है और उन्हें चले जाना चाहिए। जैसे ही वो जाने लगते हैं, उन्हें एक अजीब आवाज सुनाई देती है। पीछे मुड़कर देखते हैं तो लड़की हथियार ताने खड़ी होती है और कहती है कि अगर उन्होंने एक भी कदम बढ़ाया तो वो गोली चला देगी। फिर वो पूछती है कि क्या उन्हें लगता है कि वो गोलियों से तेज हैं। आगे बढ़ते हुए उसका भाई उससे ऐसा न करने को कहता है और बोलता है कि उसे अपने भाई को माफ कर देना चाहिए। अभी भी गुस्से में वो औरत उसे कोसते हुए कहती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और जब वो भीख मांगेगा तब वो उसे यहीं मार देगी। हाथ में फोम पकड़े हुए प्रोटैगनिस्ट कहता है कि ये सब वही चाहती है। उसी पल सिगरेट पीती हुई एक औरत हंसने लगती है और कहती है कि ये नज़ारा काफी दिलचस्प है। पास आते हुए वो पूछती है कि उसे बुलाया क्यों नहीं गया। ध्यान से देखने पर उसे एहसास होता है कि ये वही एक सिनकिन है जिससे वो पहले मिला था। ये सोचकर वो घबरा जाता है और याद करता है कि जब वो उससे पहली बार मिला था। जिज्ञासा से वो पूछता है कि वो यहाँ क्यों है। हंसते हुए औरत बताती है कि ये जगह उसी की है। फिर वो श्याओं को बुलाती है और कहती है कि वो उसे संभाल लेगी और उसे जाने को कहती है। हैरान होकर जू उसे पागल बहन कहता है और पूछता है कि क्या वो नियम तोड़ना चाहती है। जानलेवा नज़र से देखते हुए वो पूछती है कि उसका क्या मतलब है। उसी पल वो अपने सिक्योरिटी को आदेश देती है कि उसे ले जाओ, उसके हाथ पैर काट दो और सड़क पर फेंक दो। ये सुनते ही नीले बालों वाली औरत जमीन पर गिर पड़ती है, कांपने लगती है और रोते हुए माफी मांगती है। दया दिखाते हुए वो औरत पीछे देखती है और कहती है कि सिर्फ एक हाथ और एक पैर काटना ही काफी है। मुस्कुराते हुए वो चू सिंह से कहती है कि ये उसका गिफ्ट है और पूछती है कि क्या उसे पसंद आया। हैरान होकर रू पूछता है कि क्या वो कुंभ पर दया कर रही है। हल्की नजर से वो कहती है कि हाँ,
क्योंकि वो पहला है जिसने उससे इस तरह बात करने की हिम्मत की है जो दूसरों से अलग है। हंसते हुए वो कहती है कि उसने पहले ही फैसला कर लिया है और लड़के को बताती है कि वो उसका 36वां बॉयफ्रेंड बनेगा। वो उसका हाथ झटक देता है, माफी मांगते हुए कहता है कि उसे कोई दिलचस्पी नहीं है और वो खुद अपना ख्याल रख सकता है। शुइन बस सोचती है कि आखिर कौन किसी का 36वां बॉयफ्रेंड बनना चाहेगा। अजीब माहौल में लड़की कहती है कि वो बस एक साधारण आदमी है, छोटे शरीर वाला, और आसानी से जू की नाइट वुमन बन सकता है। उसका मजाक उड़ाते हुए प्रोटैगनिस्ट पूछता है कि क्या वो सच में ऐसा सोचती है और क्या उसमें इतनी हिम्मत है कि अपनी ताकत की तुलना उससे करे। डरी हुई उसकी बहन फुसफुसाकर पूछती है कि क्या वो पागल हो गया है और वो इतनी ताकतवर औरत से खुद की तुलना कैसे कर सकता है। ये सुनकर ये पूछती है कि क्या वो खुद को बहुत ज्यादा समझता है। बेखौफ जवाब देते हुए वो उसे चुनौती देता है और ऐलान करता है कि अगर वो जीत गया तो उसे परेशान करना बंद करना होगा। हैरान होकर वो पूछती है कि क्या वो भूल गया है कि वो एक मर्द है। शरारती मुस्कान के साथ वो पूछता है कि वो इतनी डरी हुई क्यों है। तभी वो खुद को शेन की बताती है और दावा करती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो नहीं कर सकती, लेकिन वो एक शर्त भी रखती है कि अगर वो जीत गई तो वो उसका बॉयफ्रेंड बनेगा। बिना सोचे समझे लड़का मान जाता है। कुछ समय बाद दोनों एक स्टेज पर आमने सामने खड़े होते हैं। 3 औरतें इस द्वंद्व पर टिप्पणी करने लगती हैं और उनमें से एक कहती है कि अगर वो होती तो लड़के के साथ आखिर तक खेलती। उसकी सहेलियां हंसने लगती हैं। ये सब सुनकर प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि इस दुनिया में औरतें सच में ताकतवर हैं और मर्दों को बेकार समझती हैं। मुस्कुराते हुए लड़की चू से कहती है कि वो उसे मर्दों और औरतों के बीच का विशाल अंतर समझाएगी जो आसमान और जमीन जितना बड़ा है। फिर वो आर्म रेसलिंग मैच शुरू करने का फैसला करते हैं। आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ औरत किसी तरह की अलौकिक एनर्जी छोड़ने लगती है। जूझते हुए उसे एहसास होता है कि वो बहुत ताकतवर है और इस दुनिया की औरतें वाकई असाधारण हैं। लेकिन फिर वो अपना हाव भाव बदलते हुए ऐलान करता है कि वो कोई साधारण इंसान नहीं है। दूसरी तरफ वो उसकी इस बदलाव को नोटिस करती है और अगले ही पल वो आर्म रेसलिंग मैच में उसे हरा देता है। वो पूरी तरह स्तब्ध रह जाती है। मुकाबला खत्म होने के बाद वो उसे याद दिलाता है कि वो जीत गया है और उसे उनकी शर्त नहीं भूलनी चाहिए। इसके बाद प्रोटैगनिस्ट अपनी बहन का हाथ पकड़ता है और दोनों वहां से चले जाते हैं। चारों तरफ लोग जो कुछ हुआ उस पर चर्चा करने लगते हैं। एक मर्द से हारने के बाद गुस्से में भरी एक गार्ड आगे बढ़ती है और कहती है कि वो उसके पीछे जाएगी, लेकिन उसे अपनी बॉस से एक जोरदार थप्पड़ मिलता है। गुस्से में वो कहती है कि चुप रहो और दावा करती है कि वो अभी हारी नहीं है। स्टेज से वो चूकिन को आवाज देती है और कहती है कि उसने उसे चौंका दिया, लेकिन उसे ये नहीं भूलना चाहिए कि उसके जैसा मर्द किसी औरत के पंखों की देखभाल करने के लिए ही पैदा होता है और उसका ऑफर अब भी कायम है। झोंझलाकर प्रोटैगनिस्ट पूछता है कि मर्दों को औरतों से चिपके रहने की जरूरत क्यों है जब उनके पास हाथ पैर हैं और वो अपना रास्ता खुद बना सकते हैं। ये सुनकर एक औरत पूछती है कि कहीं उसका दिमाग तो खराब नहीं है। मुस्कुराते हुए वो कहती है कि प्राचीन काल से ही मर्दों का पीछा औरतें करती आई हैं और इस दुनिया के स्तंभ भी औरतें ही हैं। वो जोड़ती है कि समाज में बदलाव लाने वाली भी वही हैं। बालों को घुमाते हुए वो कहती है कि ये तो बच्चे भी जानते हैं। उसी पल एक औरत पूछती है कि उसके जैसे मर्द में आखिर खास क्या है और साहित्य में कितने पुरुष नायक हैं। वो नतीजा निकालती है कि समाज में औरतें ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। प्रोटैगनिस्ट की तरफ बढ़ते हुए वो पूछती है कि उसका क्या मतलब है। ऊपर की ओर इशारा करते हुए वो कहता है कि वो बस इतना जानता है कि मर्द लगातार खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, इसलिए एक खूबसूरत औरत की गोद में आराम करना और मेहनत के बदले इनाम पाना यही मर्दों का रास्ता है। ये कहकर वो अपनी बहन के साथ वहां से चला जाता है। झूंझलाकर एक गार्ड मिस वू को आवाज देती है। उसकी बॉस पूछती है कि क्या उसे वो आदमी दिलचस्प नहीं लगा, ये कहते हुए कि वो उसी के टाइप का है और वो उसे जाने नहीं देगी। गार्ड फिर से मिस वू को बुलाती है और कहती है कि उन्हें उसे तुरंत लौटने की जरूरत है। इस पर वो जवाब देती है कि वो सिर्फ 2 दिन के लिए ही बाहर आई है और अभी कैसे लौट सकती है। साथ ही कहती है कि उसे उस तरह से बुलाना बंद करें क्योंकि उसकी बहन अभी जिंदा होती है। कुछ देर बाद रात में शाह अपने भाई के साथ चल रही होती है और उससे पूछती है कि क्या वो इस बारे में उनके माता पिता को बताएगा। लड़का जवाब देता है कि हाँ बताएगा और उससे पूछता है कि अगर वो वहां नहीं होता तो वो क्या करती। बेहद चिढ़कर लड़की पूछती है कि क्या वो उसे धमका रहा है जो कुछ हुआ उसके लिए। थोड़ा रुककर सोचते हुए वो अब पूछती है
कि वो इतना ताकतवर कैसे हो गया। फिर वो सवाल करती है कि क्या वो भविष्य में यिन से शादी नहीं कर सकती। ये कहते हुए कि वो शहर के एक बहुत ही अहम परिवार से ताल्लुक रखती है। वो निष्कर्ष निकालती है कि अगर उनकी शादी हो गई तो उसे फायदा ही होगा, और वैसे भी वो उससे बस कुछ साल ही बड़ी है। ये सब सुनकर लड़का पूरी तरह हताश हो जाता है। गुस्से से भरा वो उसे चुप रहने को कहता है और धमकी देता है कि अगर उसने एक शब्द और बोला तो वो उसे वापस उसी बार में भेज देगा। कुछ समय बाद प्रोटैगनिस्ट के घर पर वो मेडिटेशन करता है और सोचता है कि उसे अपनी पिछली पावर जितनी जल्दी हो सके वापस पानी होगी, क्योंकि उसकी मौजूदा ताकत काफी नहीं है। अभी तक उसकी ट्रेनिंग ने सिर्फ उसकी इंद्रियों को तेज किया है और उसकी दृष्टि बेहतर की है। इसी बीच उसकी बहन देख रही होती है और अधीर होकर अपने छोटे भाई से कहती है कि वो अब पैंट उतार दे। ये बात सुनकर, क्योंकि वो अपनी सेंसरी ट्रेनिंग इस्तेमाल कर रहा होता है, प्रोटैगनिस्ट हक्का बक्का रह जाता है। वो सोचता है कि ये चूषा तो ओरिजिनल वर्ल्ड में उसकी बहन से भी बदतर है। अगले दिन इम्मान हाई स्कूल में हीरो अपनी स्कूल यूनिफॉर्म पहने क्लास के लिए तैयार होता है। पीछे से कोई उसका नाम पुकारता है। उलझन में वो सोचता है कि क्या ये उसका बेस्ट फ्रेंड लिंडोंग है। तभी उसका दोस्त पास आकर पूछता है कि वो कल क्या कर रहा था और उसने उसके कॉल्स का जवाब क्यों नहीं दिया। लड़का दूरी बना लेता है, कुछ भी न समझते हुए। उसका दोस्त पूछता है कि वो इतना अजीब व्यवहार क्यों कर रहा है। हंसते हुए शू कहता है कि सब ठीक है और वो अब जा रहा है। चलते हुए वो सोचता है कि ये बारबी कभी उसका दोस्त नहीं हो सकती। क्लासरूम में वो परेशान महसूस करता है और कहता है कि वो इस दुनिया में अब और नहीं रह सकता। अचानक कोई उसके कंधे पर थपकी देता है। हैरान होकर वो साइड में देखता है। ये सोंग शी होती है, क्लास प्रेसिडेंट, जो उससे पूछती है कि क्या वो ठीक महसूस नहीं कर रहा। अजीब सा महसूस करते हुए वो जवाब देता है कि वो ठीक है, बस ठीक से नाश्ता नहीं कर पाया और भूखा है। बहुत शर्माते हुए लड़की कहती है कि अगर वो चाहे तो उसके पास खाने के लिए कुछ है, और उसे याद दिलाती है कि यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम करीब है, इसलिए उसे ठीक रहना चाहिए। पीछे से कोई चश्मा पहनी लड़की उससे सवाल करती है कि वो उससे बात करने की हिम्मत कैसे कर रही है और क्या उसे कोई दिक्कत है। ये चूंकि एक और क्लासमेट होती है, वो तुरंत लड़के के पास आकर पूछती है कि क्या उसने कल लव लेटर पढ़ा था। बिना सोचे समझे प्रोटैगनिस्ट उसके सीने पर घूंसा मार देता है और उसे पीछे हटने को कहता है। उसकी ताकत देखकर सब दंग रह जाते हैं। गुस्से में लड़की पूछती है कि वो खुद को समझता क्या है और कहती है कि वो सिर्फ एक मर्द है। फिर वो उसके चेहरे पर घूंसा मारने की तैयारी करती है, लेकिन तभी कोई बीच में आकर उन्हें तुरंत रुकने को कहता है। ये याओ होता है, चिंग का भाई। बुली उसे देखकर हैरान हो जाती है और पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। जवाब में वो बस इतना कहता है कि वो चली जाए, इससे पहले कि उसका सब्र टूट जाए। भागते हुए बुली कहती है कि वो सिर्फ इसलिए जा रही है क्योंकि वो वाइट चिंग का भाई है। फिर माँ चिंग का भाई चू से कहता है कि उसे उससे कुछ बात करनी है और पूछता है कि क्या उसके पास थोड़ा वक्त है। कुछ देर बाद दोनों स्कूल की छत पर होते हैं। माफी मांगते हुए माँ कहता है कि उसे कल के लिए बहुत अफसोस है और उसने अपनी बहन के साथ जो हुआ उसके बारे में सुना है। वो बताता है कि जब उसने किसी को उसे लेने भेजा था तब उसका लोकेशन ट्रैक नहीं कर पाया। फ्लैशबैक में प्रोटैगनिस्ट वे फैमिली हाउस के सामने खड़ा होता है। माँ अपनी बहन से लड़के को घर छोड़ने के लिए कहता है। कार के अंदर वो उसे पानी ऑफर करती है और कहती है कि उसके पास और कुछ नहीं है, लेकिन अगर उसे प्यास लगी है तो वो यही पी ले। प्रोटैगनिस्ट बिना हिचक पी लेता है। उदास होकर माँ फिर से माफी मांगता है और कहता है कि अगर उसे पता होता कि उसकी बहन ऐसा करेगी तो वो उसे ड्राइव करने के लिए कभी नहीं कहता, लेकिन शू से भूल जाने को कहता है। उस पर ज्यादा मत सोचने और खुद को दोषी न मानने को कहता है। फिर सुझाव देता है कि क्लास खत्म होने के बाद वो वापस अंदर चले। क्लास के बाद सब निकलने लगते हैं। साइड में देखते हुए लड़का एक कार को अपनी तरफ आते हुए देखता है। ये याओ की बहन होती है जो उसे कार में बैठने को कहती है। शक में वो पूछता है कि वो ऐसा क्यों करे और सोचता है कि वो उसका पीछा क्यों कर रही है। मुस्कुराते हुए औरत बस उसे उसके परिवार के बारे में सोचने की चेतावनी देती है। मजबूर होकर वो कार में बैठ जाता है। लड़की कहती है कि उसे यही तरीका पसंद है और उसे हैंडसम कहकर बुलाती है। उसे चेतावनी देता है कि उसने उसके परिवार को बीच में लाकर बहुत बड़ी गलती की है। रिवर्स कार्ड खेलते हुए लड़की कहती है कि शायद वो इसे धमकी के तौर पर नहीं कह रही थी, लेकिन हीरो जवाब देता है कि चाहे धमकी हो या न हो उसे इसका जिक्र करने की जरूरत नहीं थी। अचानक वो कार में लटका हुआ किसी तरह का क्रिस्टल तोड़ देता है। लड़की के पास झुकते हुए वो कहता है
कि उसे समझना चाहिए कि उसे धमकाने की हिम्मत करने के क्या नतीजे होते हैं। घबराकर वो समझाती है कि ये कोई धमकी नहीं है और वो सच में उसकी बहन और माँ की मदद कर सकती है। वो जोड़ती है कि उसे पता है कि उसकी फैमिली कंपनी हाल ही में दिक्कतों से गुजर रही है। शैतानी मुस्कान के साथ लड़का पूछता है कि क्या उसे उस पर दया आ रही है। वो जवाब देती है कि वो ये सिर्फ एक बार कहेगी और बताती है कि वो उसका पीछा कर रही है। वो सुझाव देती है कि वो दोस्त के तौर पर शुरुआत करें और वो उसके परिवार के बिजनेस प्रॉब्लम संभाल लेगी। ये सुनकर चू पीछे हटता है और आराम से कहता है कि ठीक है, वो दोस्त बन सकते हैं। शक भरे लहजे में वो कहता है कि अगर यही उसका इरादा था तो उसे फिर से उसके साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। चिढ़कर वो ये को तुरंत जाने को कहता है। कुछ देर बाद लड़की प्रोटैगनिस्ट को कॉल करती है और कहती है कि उसे उससे कुछ पूछना है। तीखी नजर से वो पूछती है कि क्या वो प्राचीन मार्शल आर्ट्स का अभ्यास करता है। हीरो तुरंत जवाब देता है कि नहीं। तब औरत कहती है कि उसे पता है कि वो अपनी ताकत के बारे में झूठ बोल रहा है और वो दूसरे मर्दों जैसा नहीं है। वो बताती है कि उसने उसके और उसके परिवार के बारे में जांच पड़ताल की है। वो निष्कर्ष निकालती है कि अगर वो पूछे भी तो वो जवाब नहीं देगा क्योंकि ये जरूर कोई सीक्रेट है। ये सुनकर हीरो चुप रहता है। तभी साइड में देखते हुए उसे एक ट्रक आता हुआ दिखाई देता है। उसके पास बस सावधान चिल्लाने का ही वक्त होता है, लेकिन दुर्भाग्य से ट्रक कार से सीधे टकरा जाता है। जोरदार टक्कर से जिस कार में प्रोटैगनिस्ट होता है वो हवा में उछल जाती है और सड़क पर उल्टी गिरती है। बुरी तरह घायल होकर वो पूछता है कि क्या शी ठीक है। इस दौरान उसने अपने शरीर को ढाल बनाकर उसे बचा लिया होता है। हैरान होकर उसे एहसास होता है कि वो जख्मी है। दृढ़ निश्चय के साथ शू लड़की को कमर से उठाता है और कार का दरवाजा तोड़ देता है। फिर वो कहता है कि उन्हें दोनों को कार से बाहर निकलना होगा। बाहर निकलते हुए उसे अपनी बाहों में उठाए हुए लड़की कहती है कि वो बहुत ज्यादा घायल है और उन्हें तुरंत अस्पताल जाना चाहिए। लेकिन प्रोटैगनिस्ट पूछता है कि वो क्या कह रही है और क्या उसे लगता है कि सब खत्म हो गया है। उसी पल कई लोग उनकी तरफ बढ़ते हैं। ये बेसबॉल बैट पकड़े औरतों का एक समूह होता है। आगे बढ़ते हुए उनकी लीडर पूछती है कि उन्होंने उसके मर्द को चोट पहुंचाने की हिम्मत कैसे की और ऐलान करती है कि वो उन सबको मार डालेगी। बिना किसी डायलॉग में गए वो सारी औरतें अचानक अटैक कर देती हैं। कुछ बेसबॉल बैट से, कुछ ग्लास बॉटल से और एक के हाथ में मेशी था और उसी पल वह लड़की जंप करती है और अपनी पावर से खुद को डिफेंड करने लगती है। तभी एक ग्रे हेयर वाली औरत उस लड़के की तरफ मेशी लेकर बढ़ती है, लेकिन वह लड़का मुट्ठी भींचते हुए सोचता है कि एक बार फिर उसे अंडर एस्टिमेट किया गया है और नेक्स्ट सेकंड वह उसके रिब्स पर एक डोमिनेटिंग पंच मारता है जिससे उसके हाथ से हथियार छूट जाता है और वह औरत दूर उड़कर ग्राउंड पर गिर जाती है, ऑलरेडी ऑफलाइन। और उसी टाइम वह बाकी 4 ठगों से एक साथ फाइट कर रहा होता है। सीरियस फेस के साथ प्रोटैगोनिस्ट अपने दुश्मन से मेशी उठाता है और शानचाई को घेर रही ग्रुप की तरफ चार्ज करता है। कुछ ही सेकंड में वह वहां पहुंच जाता है और एक ही ब्लो में 3 औरतों को हिट करता है, उन्हें हवा में उड़ा देता है। वेट अनटिल यू सी। बचे हुए 2 लोग शॉक में खड़े रह जाते हैं और तभी वह लड़की अपने पाम से उन दोनों को भी क्रश कर देती है। सारे अटैकर्स बिना ज्यादा एफर्ट के फिनिश हो जाते हैं। इससे खुश होकर ये प्रोटैगोनिस्ट से कहती है कि उसने कमाल कर दिया, लेकिन वह स्माइल करते हुए बोलता है कि यह तो कुछ भी नहीं था और कहता है कि अब वह बाकी सब हैंडल कर लेगी। उसकी कोलीग एग्री करती है और बोलती है कि वह किसी को कॉल कर देगी और मान लेती है कि अगर यह हीरो नहीं होता तो वह सीरियस ट्रबल में पड़ सकती थी। फिर वह पूछती है कि क्या वह सच में एक प्रेप स्कूल स्टूडेंट है। तभी चू कहता है कि अब आज रात वो लोग खाना नहीं खा सकते और सबको रिशेड्यूल करना पड़ेगा क्योंकि काफी लेट हो चुका है और उसके फादर भी वरी होंगे। तभी अचानक उस लड़की का फोन वाइब्रेट करता है। वह कॉल उठाती है और जैसे ही कुछ सेकंड सुनती है उसका एक्सप्रेशन पूरी तरह कंफ्यूज और शॉक हो जाता है। हीरो पूछने ही वाला होता है कि क्या हुआ, लेकिन वह मुंह फेर कर कह देती है कि यह इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। वह जोड़ती है कि किसी और की फैमिली मैटर्स एक प्रेप स्कूल स्टूडेंट को डील नहीं करनी चाहिए। लेकिन तभी वाई अचानक हीरो का हाथ पकड़ लेती है कांपती हुई आवाज में और आंखों से टीयर्स गिरते हुए वह कहती है कि उसकी मदर पर अटैक हुआ है और वह अभी इसी वक्त घर पर सीरियसली इंजर्ड पड़ी है। सिचुएशन को सस्पिशियस समझते हुए चू कहता है कि अगर उसी टाइम वाई और उसकी मदर दोनों पर अटैक हुआ है तो यह कोई कॉन्सिडेंस नहीं हो सकता। ट्विस्ट यह है कि जिमी का अंडरवर्ल्ड अब एक मेजर शिफ्ट फेस करने वाला है। डर से कांपती वाई बोलती है कि अगर
उसकी मदर को कुछ हो गया तो उसकी आंटी फैमिली कंट्रोल ले लेगी और उसे फैमिली से एक्सपेल कर दिया जाएगा। वह पूछती है कि अब उसे क्या करना चाहिए। उसे शांत करते हुए हीरो बोलता है कि रोना बंद करो। वह उसके साथ जाएगा क्योंकि अब पूरा फैमिली उस पर डिपेंड करता है, मतलब उसे स्ट्रांग और फर्म रहना होगा। वह कहता है कि वह कम से कम उसका मोरल बूस्ट जरूर कर सकता है। लड़की हैरान होकर सोचती है कि यह सब अभी क्यों हो रहा है और वह कैसे किसी आदमी के फीलिंग्स पर ट्रस्ट कर सकती है, लेकिन बिना किसी हिचकिचाहट वह आगे बढ़ती है और हीरो को हग कर लेती है। कुछ देर बाद रात में डब्ल्यू फैमिली के घर पर सिक्योरिटी से घिरी हुई वह लड़की पहुंचती है और कहती है कि वह आखिरकार आ गई है। थोड़ी नर्वस होकर वह पूछती है कि अंदर क्या सिचुएशन है। एक औरत जवाब देती है कि हालत बहुत क्रिटिकल है और मिस मैंने ऑर्डर दिया है कि मैडम के अलावा कोई अंदर नहीं जा सकता। इससे इरिटेट होकर लड़की पूछती है कि यह औरत इतनी हिम्मत कैसे कर सकती है। तभी प्रोटैगोनिस्ट पूछता है कि ये कौन है और शांची बताती है कि वह वही आंटी है जिसका उसकी मदर ने जिक्र किया था, जो सालों से फैमिली में रहकर दूसरी फैमिलीज के साथ स्कीम्स करती रहती है, लेकिन कभी कोई सॉलिड एविडेंस नहीं मिला। गुस्से में लड़की हीरो से कहती है कि वह उसके साथ अंदर चले, लेकिन तभी एक गार्ड पूछता है कि यह लड़का कौन है और कहता है कि वह अंदर नहीं जा सकता। इस पर वाई भड़क जाती है और पूछती है कि वह उसके गेस्ट को कैसे मिसट्रीट कर सकता है और खुद को क्या समझता है। तभी हीरो इंटरवीन करता है और खुद को डॉक्टर बताता है और कहता है कि वह मिस वाई को चेक करने आया है। अंदर ही अंदर वह सोचता है कि इस फेरी वर्ल्ड की हायरार्की में ऊपर जाना कितना लकी है। यह सुनकर वो औरतें हंसने लगती हैं और मजाक उड़ाती हैं कि क्या कोई आदमी सच में डॉक्टर हो सकता है, लेकिन हीरो शांति से कहता है कि उनमें से एक को सालों से रिप्रोडक्टिव नर्व और सिस्टम इन्फेक्शन है और दूसरी को मार्शल आर्ट्स की वजह से स्पाइन प्रॉब्लम है, जिसके लिए उसने ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन ली है। यह सुनकर ब्लू ईयर्ड औरत सोचती है कि तभी उसकी कोलीग इतनी दवाइयां लेती रहती है और पर्पल हेयर वाली मान लेती है कि वह भी पेट के दर्द की दवा लेती है। दोनों चुपचाप झुक जाती हैं और उसे अंदर जाने देती हैं। तभी मिस में वहां पहुंचती है और बोलती है कि अच्छा हुआ वह टाइम पर आ गई, वरना कौन जाने क्या हो जाता। उसके बगल में वाई खड़ी होती है। गुस्से से भरी हुई लड़की अपनी आंटी से कहती है कि वह अपनी मदर से बहुत प्यार करती है और उसे अभी उसी वक्त उनसे मिलना है, लेकिन वह औरत मॉकिंग स्माइल के साथ बोलती है कि यह यंग लेडी बहुत बदतमीज है और क्या उसे हायरार्की का रिस्पेक्ट करते हुए उसे आंटी नहीं बुलाना चाहिए। फिर वह उस लड़के की तरफ इशारा करके पूछती है कि वह इस स्ट्रेंज मैन को अंदर कैसे लाई और याद दिलाती है कि डब्ल्यू फैमिली में किसी भी मैन को एंटर करने की परमिशन नहीं है, लेकिन लड़की कहती है कि वही डॉक्टर है जिसे उसने कॉल किया है और वह दोनों को तुरंत अंदर जाने देने पर जोर देती है। इस पर वह बड़ी औरत सरप्राइज होकर बोलती है कि उसे लगा था कि यह बस कोई लड़का है जिसे कुछ दिन पहले घर लाया गया था, और फिर वह कहती है कि अगर कोई मैन डब्ल्यू फैमिली में एंटर करना चाहता है तो उसके पास स्पेशल स्किल्स होने चाहिए, वरना। वो औरत ठंडे एक्सप्रेशन के साथ बोलती है कि यह लड़का इस दरवाजे से तब तक पास नहीं होगा जब तक उसकी स्किल्स प्रूव ना हो, और फिर वह अपनी बेटी से कहती है कि इस मैन को टेस्ट करे। लड़की एग्री कर जाती है, लेकिन अंदर ही अंदर वह सोच रही होती है कि अगर उसकी बेटी वही चेन के आदमी से शादी कर लेती है तो वह फैमिली रूल्स तोड़कर उसे प्रोटेक्ट करेगी और तब उसे बचाने वाला कोई नहीं होगा। तभी मीर उस लड़के को हैंडसम कहकर स्माइल देती है और बोलती है कि अगर वह जीत गई तो उसे एक प्रॉमिस करना होगा। वह शरारती स्माइल के साथ पूछता है कि क्या चाहिए, और सस्पिशियस लुक में लड़की कहती है कि अगर वह जीती तो उसे उसके साथ एक नाइट स्पेंड करनी होगी। शांगी तुरंत इंटरवीन करती है और मीर को लिमिट में रहने को कहती है, लेकिन उसी पल हीरो उसका हाथ पकड़कर बोलता है कि सब ठीक है और फाइट स्टार्ट होनी चाहिए। नेक्स्ट सेकंड कुछ तेजी से उसकी तरफ मूव करता है और जैसे ही वह फाइट में एंटर करती है वह अपनी नीज पर किक मारने की कोशिश करती है, लेकिन हीरो इसे डिफेंड कर लेता है। उसे समझ आ जाता है कि वह बस उसे डिस्ट्रैक्ट कर रही थी और तभी वह काउंटर अटैक में लड़की के स्टमक पर एक डोमिनेटिंग पंच मारता है। उस ब्लो से वह लड़की पीछे की तरफ उड़ जाती है। उसकी मदर घबराकर उसका नाम चिल्लाती है और हीरो ठंडे टोन में पूछता है कि क्या वह अब भी उसके साथ नाइट स्पेंड करना चाहती है। बैकग्राउंड में आंटी गुस्से से उसे एनिमल कहती है और बोलती है कि यह सब बहुत खराब है, लेकिन लड़की उसे रोकते हुए कहती है कि बस बहुत हुआ और मान लेती है कि उसी ने पहले उसे प्रोवोक किया था। शू मॉकिंग स्माइल के साथ उस औरत से कहता है कि अपनी बेटी को हॉस्पिटल ले जाओ क्योंकि वह गारंटी नहीं दे सकता कि वह अब एक पेशेंट नहीं बन चुकी है। जाते वक्त वह औरत अपनी बेटी को बाहों में उठाकर उन्हें कोसती हुई चली जाती है और उसे बहुत क्रूर कहती है। कुछ देर बाद लड़की के घर के अंदर आंटी बेचैन होकर अपनी नीस का इंतजार कर रही होती है। जैसे ही लड़की आती है वह उसे हग करती है और कहती है
कि वह आखिरकार वापस आ गई है। फिर शांति टॉपिक बदलते हुए पूछती है कि उसकी मदर कहाँ है और आंटी जवाब देती है कि वह ठीक है लेकिन उसकी इंजरी सीरियस है और अभी उसे ऑब्जर्वेशन में ही रखा जा सकता है। कन्वर्सेशन के बीच प्रोटैगोनिस्ट बोलता है कि अगर यह सब सच है तो अब और वेट नहीं किया जा सकता और शायद वह खुद इसमें हेल्प कर सकता है। यह सुनकर ब्लॉन्ड औरत कंफ्यूज होकर पूछती है कि यह लड़का आखिर है कौन, लेकिन वह सवाल इग्नोर करते हुए बस इतना कहता है कि उन सबको उस पर ट्रस्ट करना चाहिए। शांग-शी एक्सप्लेन करती है कि यह उसका फ्रेंड है जिस पर भी अटैक हुआ था, लेकिन वह लकी था कि उसके साथ था इसलिए बच गया और वह एक डॉक्टर भी है। फिर वो सब उस औरत के रूम में जाते हैं और लड़की अपनी मदर को हक करते हुए पूछती है कि क्या वह ठीक है। थोड़ी वीक आवाज में औरत पूछती है कि यह लड़का कौन है, तो वह कहती है कि यह डॉक्टर है और शांग-शी ने इसे उसकी केयर सौंपी है इसलिए इसे उसके वुंड्स चेक करने हैं। औरत हंसते हुए बोलती है कि उसे नहीं लगता कि वह कुछ कर पाएगा और फिर वह प्राइवेट में अपनी बेटी से बात करने के बहाने बाहर जाने लगती है। उसी टाइम लड़की की आंटी उसे बाहर जाने का इशारा करती है, लेकिन वाई अपनी मदर से कहती है कि उसे चेक करने देना चाहिए क्योंकि वह अमेजिंग है और अगर वह नहीं होता तो आज उसे सीरियस ट्रबल हो जाता। यह पहली बार था जब उसकी बेटी किसी मैन के बारे में पॉजिटिव बोल रही थी और यह सोचकर वह शॉक हो जाती है कि शायद यह बाकी सबसे अलग है। तभी हीरो सीरियस टोन में कहता है कि उस पर लेफ्ट साइड बैक पर हार्मफुल एनर्जी से अटैक हुआ था और वह काफी एनर्जी यूज करके उसे रेजिस्ट कर रही थी इसलिए वह बहुत वीक हो गई है। यह सुनकर औरत को एहसास होता है कि वह बिल्कुल सही है। शांत लेकिन सीरियस टोन में वह अपनी बेटी से बाहर जाने को कहती है क्योंकि वह लड़के से अकेले बात करना चाहती है। यह सुनकर लड़की थोड़ी नर्वस हो जाती है। अब हीरो उस इंजर्ड औरत के साथ अकेला होता है। इरिटेट होकर वह पूछती है कि क्या उसे लीफ फैमिली ने भेजा है और उसकी बेटी के बारे में उसका क्या इरादा है। लड़का कहता है कि वह लीफ फैमिली से नहीं है और वह खुद उसकी बेटी से पूछे कि वह उसमें इंटरेस्टेड है या नहीं। फिर वह बोलता है कि अगर उसने उसे नहीं बचाया होता तो वह ऑलरेडी ऑफलाइन हो चुकी होती। यह सुनकर औरत उसे ट्रस्ट करने लगती है और फिर अपना वुंड दिखाने के लिए अपने कपड़े हटाती है और चेतावनी देती है कि अगर उसने उसकी बेटी के साथ कुछ भी गलत किया तो वह उसका टॉप फ्लोर उड़ा देगी। लड़का अंदर ही अंदर सोचता है कि उसे इतनी जल्दी अनड्रेस नहीं करना चाहिए था क्योंकि भले ही वह अंडर एज है लेकिन वह फिर भी एक मैन है। लेकिन जैसे ही वह उसकी बैक देखता है उसे कुछ अजीब दिखता है। वहाँ एक कर्स मार्क बना हुआ होता है। नर्वस होकर वह कहता है कि जिसने उस पर अटैक किया उसने उससे भी ज्यादा डैमेज कर दिया है जितना उसने सोचा था और भले ही वह अभी रेजिस्ट कर रही है लेकिन यह 5 दिन में उसके इंटरनल ऑर्गन्स डिलीट कर देगा। तभी ही फैमिली की हाउसकीपर पूछती है कि क्या वह कुछ कर सकता है। वह अपनी हथेलियां उसकी बैक पर रखता है और कहता है कि वह ट्राई करेगा। उसी पल वह एक तरह की हीलिंग मैजिक यूज करता है और कर्स मार्क उसकी हथेली में एब्जॉर्ब होने लगता है। उस दौरान औरत को दर्द महसूस होता है। फोकस्ड होकर हीरो अपनी बहुत सारी एनर्जी चैनल करता है और आखिर में थक कर कहता है कि उसका करंट लेवल अभी बस इतना ही हैंडल कर सकता है और वह पूरा कर्स एक साथ एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता क्योंकि उसे नहीं पता कि क्या होगा। इम्प्रेस होकर औरत पूछती है कि उसने यह कैसे किया और बोलती है कि इम्पोर्टेंट यह है कि वह अब बेहतर फील कर रही है। स्माइल करते हुए वह पूछती है कि क्या वह किसी तरह उसका थैंक्स चुका सकती है और क्या उसे कुछ चाहिए। फिर थोड़ी अजीब तरह से वह माफी मांगती है कि उसकी बेटी उसकी फ्रेंड है इसलिए उसने ऐसा किया। यह सुनकर औरत हंस पड़ती है और बोलती है कि ओह वो तो बस फ्रेंड्स हैं, वह यह भूल गई थी। कुछ देर बाद शांग-शी हीरो से कहती है कि वह इनक्रेडिबल है और उसे यकीन नहीं होता कि उसने उसकी मदर को इतना हील कर दिया। वाई उसे हक करते हुए कहती है कि उसे आज रात नहीं जाना चाहिए क्योंकि वह उसे एक रिवॉर्ड देना चाहती है, लेकिन वह खुद को छुड़ाकर कहता है कि अगर उसके पेरेंट्स को पता चला कि उसने किसी लड़की के घर रात बिताई तो वह पागल हो जाएंगे। गुड बाय कहते हुए वाई उसे हैंडसम बोलती है और याद दिलाती है कि टेम्पटेशन में मत गिरना। उसी वक्त हीरो अपनी हथेली देख रहा होता है जहां अभी भी कर्स एनर्जी मौजूद होती है। नर्वस होकर वह सोचता है कि यह कर्स वह अपने करंट लेवल से डिलीट नहीं कर सकता और फेरी वर्ल्ड में इसके लिए एक एलिक्सिर होता है। शायद इस वर्ल्ड में भी कुछ ऐसा होगा। नेक्स्ट डे वह स्कूल की तरफ वॉक कर रहा होता है, तभी साइड में कुछ लड़के टैंक शान की तारीफ करते दिखते हैं। वह पर्पल हेयर वाली लड़की होती है जो अभी एक बास्केट बना चुकी होती है और प्रोटैगोनिस्ट पहचान जाता है कि यह वही लड़की है जो उसकी प्रिपरेटरी स्कूल की पहली लव थी। उसका दिल पिघलने लगता है लेकिन फिर उसे याद आता है कि इस वर्ल्ड में वह उसे जानती ही नहीं इसलिए वह खुद को रोक लेता है। तभी टैंग उसे रोक कर पूछती है कि क्या वो लोग पहले कभी मिले हैं। वह कहता है कि वो एक ही स्कूल में हैं तो शायद, लेकिन लड़की कहती है
कि वह यह नहीं कहना चाहती थी। उसे वही पुराना फील आता है कि वह हमेशा इन्वेस्टिगेट करती रहती है। फिर वह उसे बास्केटबॉल खेलने का इनवाइट देती है और कहती है कि वह उसे सिखाएगी। वह स्माइल करते हुए बॉल छीन लेता है और सजेस्ट करता है कि मैच खेलते हैं। वह चैलेंज देते हुए कहती है कि अगर वह जीती तो वह उसका बॉयफ्रेंड बनेगा और अगर वह जीता तो वह जो चाहे वह करेगी। सब लोग चिल्लाने लगते हैं कि स्कूल की बेस्ट गर्ल अब सबसे टैलेंटेड बॉय से खेलेगी। टैंग फुल स्पीड में मूव करती है और एक 3 पॉइंटर स्कोर कर देती है। सब कहते हैं कि वह जीत जाएगी, लेकिन हीरो शांत होकर उसे फिर ट्राई करने को कहता है। वह दोबारा जंप करती है लेकिन वह उसकी अटैक ब्लॉक कर देता है और फिर अपनी टर्न में एक इंसेन स्लैम डंक मारकर पॉइंट ले लेता है। शॉक टैंग उससे पूछती है कि अब वह उससे क्या चाहता है। वह पास जाकर उसका चेहरा छूते हुए पूछता है कि क्या वह उसके साथ रहना चाहती है। सारे लड़के जलने लगते हैं और टैंग शर्माते हुए बोलती है कि अगर वह उसके साथ रहना चाहता है तो उसे और भी स्ट्रांग बनना पड़ेगा। यह सुनकर वह सोचता है कि यह लड़की इतनी प्राउड कब से हो गई। कुछ देर बाद वह वाइट फैमिली के घर फिर से उस औरत को हील कर रहा होता है और सोचता है कि पिछली बार उसने उसकी हीलिंग से अपने प्योर ऑरा और स्पिरिचुअल बॉडी में 30% प्रोग्रेस कर ली थी। बाहर निकलते हुए शांगशी उससे पूछती है कि वह उसकी और उसकी मदर की लाइफ सेव कर चुका है तो वह क्या रिवॉर्ड चाहता है। उसके दिमाग में अजीब फैंटेसी आती है और वह एम्बेरस होकर बोलता है कि उसे सोचने का टाइम चाहिए। घर जाते हुए वह सोचता है कि नेक्स्ट ट्रीटमेंट में उसकी स्पिरिचुअल बॉडी पूरी तरह अवेकन हो सकती है। तभी एक पर्पल कार से एक एक्स्ट्रावेगेंट आदमी उतरता है और उससे पूछता है कि क्या वही कुख्यात चू किंग है जिसने टैंग शान को हरा दिया था। वह उसका मजाक उड़ाते हुए पूछता है कि क्या वह खुद को हैंडसम समझता है। हीरो सोचता है कि क्या यह आदमी बेवकूफ है। वह गुस्से में आगे बढ़कर पूछता है कि क्या वह बहरा है और थप्पड़ मारने वाला होता है, लेकिन हीरो उसकी कलाई पकड़कर उसे तुरंत इमोबिलाइज कर देता है। ली अपने सिक्योरिटी से चिल्लाकर कहता है कि वो लोग क्या कर रहे हैं और इस बास्टर्ड से उसे बचाए। उसी पल हीरो दोनों गार्ड्स को एक साथ किक से ऑफलाइन कर देता है और फिर ली का सिर पकड़कर उसे ग्राउंड पर स्लैम करता है। सीरियस का एक्सप्रेशन के साथ वह चेतावनी देता है कि नेक्स्ट टाइम ही। गुस्से में वह आदमी चिल्लाता है कि अगर उसे फाइट चाहिए तो ज्यादा लोग लेकर आए और ली फैमिली उसे यह सब करने नहीं देगी। वह हीरो को धमकाता है कि यान उसकी कभी नहीं होगी क्योंकि उसकी शादी उसी से होगी, लेकिन हीरो उसका फेस क्रश करते हुए बोलता है कि वह बहुत ज्यादा नॉइजी और एकदम न्यूसेंस है। उसे ऑफलाइन करने के बाद पर्पल हेयर वाले की तरफ बिना देखे शू अपने हाथ साफ करता हुआ चला जाता है और सोचता है कि क्या टैंग शियो के डिसीजन ने उसकी फैमिली को ट्रबल में डाल दिया है और वेली फैमिली से मैरिज अलायंस कैसे एग्री कर सकते हैं। इसलिए वह और डीप इन्वेस्टिगेट करने का डिसीजन लेता है। उसे याद आता है कि शांगशी ने उसे रिवॉर्ड ऑफर किया था तो वह उससे एक फेवर मांगने का सोचता है और उसे मैसेज करता है कि उसे एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर चाहिए। जवाब में वह उसे पैसे ट्रांसफर कर देती है और बोलती है कि रख लो। यह देखकर हीरो कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन फिर समझ जाता है कि शायद वह उसे गरीब समझ रही है, जबकि इन्वेस्टिगेशन और इंफॉर्मेशन खरीदने के लिए फंड सच में जरूरी होते हैं। फिर वह कॉल करता है और पूछता है कि क्या वह हाहा से बात कर रहा है, लेकिन सामने से लड़की बोल देती है कि अगर वह लव के लिए कॉल कर रहा है तो वह सस्ती नहीं है। कुछ देर बाद एक रेस्टोरेंट में हीरो ड्रिंक सिप करते हुए वेट कर रहा होता है और सोचता है कि वह इंफॉर्मेशन ब्रोकर उस पर ट्रस्ट कर सकती है या नहीं। तभी एक लड़की उसके शोल्डर पर टैप करती है। वह शेन हुआ होती है। 23 साल की शायली स्माइल करते हुए पूछती है कि उसे किस तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए। हीरो शॉक हो जाता है कि यही वह लड़की है। वह हंसते हुए कहती है कि वही है और वह उसे बस हुआ कह सकता है। फिर वह पूछती है कि उसका टैंग शान से क्या रिलेशन है और बोलती है कि वह उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है और उसे उसके साथ डेट पर चलना चाहिए। हंसते हुए हीरो कहता है कि वह इंफॉर्मेशन खरीदने आया है और टैंग शान की फैमिली के बारे में जानना चाहता है। लड़की सरप्राइज होकर पूछती है कि क्या वही टैंग जिससे उसने बास्केटबॉल मैच खेला था। हीरो सोचता है कि यह लड़की उसे स्टॉक कर रही है या क्या। वह पूछती है कि क्या वह उसे डेट कर सकती है, लेकिन हीरो से सीरियस होकर कहता है कि किसी और को ढूंढे और काम की बात करे। तब वह बताती है कि टैंग फैमिली एक पावरफुल कमर्शियल फैमिली है जिसकी अपनी कॉरपोरेशन है, लेकिन हाल ही में उनके इंडस्ट्रियल चैन में प्रॉब्लम आ गई है, इसलिए लीफ फैमिली ने मैरिज अलायंस प्रपोज किया है ताकि सपोर्ट मिल सके। यह सुनकर हीरो सोचता है कि टैंग शान ने अपनी पिछली लाइफ में यह सब उसे कभी नहीं बताया था, शायद उसे बर्डन नहीं देना चाहती थी। फिर वह पूछता है कि क्या टैंग फैमिली एलिक्सिर और एल्केमी से जुड़ी है। हुआ बताती है कि वे एक एल्केमिस्ट फैमिली हैं
और दो तरह की एल्केमी होती है, एक कॉमन एल्केमी जो इंटरनल पावर से बनती है और दूसरी स्पिरिचुअल एल्केमी जो मिस्टीरियस पावर से होती है। यह सुनकर हीरो शॉक हो जाता है कि इस वर्ल्ड में भी उसके जैसे लोग हैं। फिर वह बताती है कि सारी इंफॉर्मेशन की कीमत 1 लाख है, लेकिन वह उसे हैंडसम होने की वजह से 20% डिस्काउंट देगी। हीरो पूछता है कि क्या मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स जैसी सीक्रेट डील्स की भी इंफॉर्मेशन है, तो वह बोलती है कि अगर वह उसके साथ डिनर पर जाएगा तो बताएगी। बाद में वे दोनों फूड स्टॉल के पास चलते हुए बैठते हैं और वह 20 पोर्क ब्रेस्ट और 4 कोल्ड बियर ऑर्डर करती है। हीरो हैरान होकर देखता है कि इस वर्ल्ड की औरतें भी ऐसे ही खाती हैं और उसे याद आता है कि यह वर्ल्ड उल्टा है। थोड़ी देर में हुआ नशे में रोते हुए बताती है कि जिस लड़के से वह प्यार करती थी उसने उसे रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वह गरीब है, भले ही वह सालों से उसे चाहती थी। वह कहती है कि भले ही वह फ्लैट चेस्टेड है लेकिन उसके पास छोटा घर है और वह वीडियो गेम्स खेलती है। वह पूछती है कि क्या वह किसी को डिजर्व नहीं करती, फिर ब्लश करते हुए उससे पूछती है कि क्या वह उसे पसंद करता है। बाद में हीरो उसे अपनी बाहों में उठाकर घर ले जाता है और सोचता है कि यह ब्लॉन्ड सच में अपना ख्याल नहीं रख पाती। उसे बेड पर सुलाकर जब वह बाहर जाता है तो वह उसे रुकने को कहती है और फिर उसी पर सो जाती है। वह उसे कंबल ओढ़ाकर टेन फैमिली और शिन ऑक्शन हाउस की न्यूज पढ़ता है और सोचता है कि बिना पैसे किसी भी वर्ल्ड में सरवाइव नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके पास कुछ बहुत वैल्यूएबल है। कुछ दिन बाद वह रूफटॉप पर एनर्जी चैनल कर रहा होता है और सोचता है कि इस वर्ल्ड में स्पिरिचुअल स्टोन्स नहीं है, इसलिए उसे खुद बनाने होंगे। उसी वक्त वाइट फैमिली के घर में वाई की मदर अपनी पावर रिकवर कर रही होती है और कहती है कि वह जल्दी बदला चुकाएगी। वह हीरो को ब्लेस करती है और कहती है कि उसे जब भी जरूरत हो वह उसकी मदद करेंगे। बाहर निकलते हुए शू सोचता है कि उसने मैडम यी का डिटॉक्स पूरा कर दिया है और उसकी स्पिरिचुअल पावर अवेकन हो चुकी है। तभी शांग-शी आकर उसे किस करती है और थैंक्स कहती है। फिर एक सिक्योरिटी गार्ड उसे मीटिंग के लिए बुलाता है और जाते हुए वह कहती है कि अगली बार वह उसे पूरा गिफ्ट देगी। घर पर हीरो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी चैनल करता है और सोचता है कि उसकी 100 साल पुरानी तलवार अभी भी उसके साथ है। अचानक उसकी बॉडी से मैसिव एनर्जी फूट पड़ती है और उसके शरीर पर एंशिएंट मार्क्स उभर आते हैं। वह स्माइल करते हुए कहता है कि उसकी स्पिरिचुअल बॉडी आखिरकार रिवाइव हो चुकी है।